नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। और हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसका करते हैं पूरा पोस्टमार्टम भी। इस बुलेटिन में हम आपको जो खबरें बताने वाले हैं उन खबरों का हर पहलू से आपको करवाएंगे सामना, करवाएंगे रूबरू और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। आज वर्ल्ड नाउ में हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं उनमें है ट्रंप के उस दावे की सच्चाई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जंग खत्म हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में क्या वाकई में बारूद की गंध शांत हो गई या ये किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने से पहले की खामोशी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर यह दावा किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही चीख चीख कर बयां करती है। दरअसल इस चिट्ठी के पीछे शांति की चाहत कम और कानूनी मजबूरी ज्यादा है। 1973 के वॉर पावर रेजोल्यूशन की 60 दिनों की डेडलाइन तो खत्म हो रही थी और इसीलिए ट्रंप ने कागजों पर जंग खत्म कर दी ताकि संसद से दोबारा मंजूरी ना लेनी पड़े। लेकिन ईरान की घेराबंदी आज भी जारी है। समंदर में अमेरिकी बेड़े डटे हुए हैं। 45 जहाजों को खदेड़ा जा चुका है और ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें तेहरान में बात करने के लिए कोई लीडर ही नहीं मिल पा रहा। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के शांति प्रस्तावों को ठुकरा रहे हैं तो दूसरी तरफ नुकसान का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी $100 अरब की चपत पहले ही खा चुके हैं, जबकि पेंटागन इसे सिर्फ 25 अरब बता रहा है। टॉमहॉक मिसाइलें हो या फिर F-35 फाइटर जेट, अमेरिकी खजाने को तगड़ी चोट लगी है। अमेरिका आपदा को अवसर में बदलने में लगा है। खुद का स्टॉक खाली है। यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई रुकी हुई है, लेकिन कतर, कुवैत और इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार बेचे जा रहे हैं। ट्रंप के सामने अब मात्र 2 रास्ते हैं, या तो जोरदार हमला करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए या फिर अपनी शर्तों पर कोई डील कर ली जाए। फिलहाल तो जुबानी जंग और हथियारों की होड़ लगातार जारी है। असली शांति अभी कोसों दूर है। आखिर क्या है इसकी कहानी, बताएंगे आगे। आज वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम का अंदाजा लगाना नामुमकिन है और जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कहने को तो ये एक सैन्य समीक्षा है, लेकिन असल में ये ट्रंप की वो नाराजगी है जो अब एक्शन में बदल चुकी है और इस दरार की वजह है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। उन्होंने ईरान युद्ध पर ट्रंप की रणनीति को कमजोर बताकर आग में घी डालने का काम किया और ट्रंप ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जर्मनी अपनी आर्थिक और ऊर्जा समस्याओं में खुद उलझा हुआ है। नतीजा 80 साल पुराना वो सुरक्षा कवच अब दरकने लगा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप को सोवियत खतरे से बचाता आ रहा था। लेकिन जर्मनी भी अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। खबर है कि जर्मनी की कंपनी राइनमेटाल ने गोला बारूद का उत्पादन अमेरिका से भी तेज कर दिया है। 70,000 से सीधे 11 लाख आर्टिलरी शेल। साफ है कि बर्लिन अब वॉशिंगटन की बैसाखियों के बगैर चलने की तैयारी कर रहा है और खेल सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने क्यूबा को भी खुली चेतावनी दे दी। ईरान से लौटते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को क्यूबा के तट पर भेजने की धमकी देकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर ताकत दिखाने के लिए तैयार है। क्या ये नाटो का अंत है या ट्रंप की नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि पुतिन के साथ में ट्रंप की 90 मिनट की बातचीत ने यूरोप के समीकरण पूरी तरह से बदल कर रख दिए। ये कहानी भी आपको विस्तार से बताएंगे। अब आज वर्ल्ड नाउ में हम जिस अगली खबर की बात करेंगे वो है पेट्रो डॉलर की चुनौती और ओपेक संगठन की। अब ये क्या है? दरअसल पिछले 50 सालों से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है जिस पेट्रो डॉलर की धुरी पर घूम रही थी, आज उस साम्राज्य की नींव हिलती नजर आती है। और ईरान ने तो हॉर्मुज स्ट्रेट में एक ऐसा दांव चल दिया जिसने वॉशिंगटन की नींद भी उड़ा कर रख दी। जी हाँ, ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके रास्ते से केवल वही तेल टैंक गुजरेंगे जिनका सौदा चीनी करेंसी युआन में होगा। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर अब उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और बात सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, चाहे बात रूस की हो, चीन की हो, भारत की हो, ऐसे तमाम देश अब डॉलर की निर्भरता त्याग करके अपनी मुद्राओं में कारोबार कर रहे हैं।
और दशकों पुराना वो सिस्टम जहां पर तेल की हर बूंद डॉलर के लिए गिरती थी, अब वो बिखर रहा है। और इस आग में घी डालने का काम किया है यूएई के एक ऐतिहासिक फैसले ने। दुनिया के सबसे ताकतवर तेल संगठन ओपेक से यूएई का बाहर होना वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए किसी बड़े भूकंप से कम नहीं। सऊदी अरब के दबदबे और उत्पादन कोटे से तंग आकर यूएई ने अब अपनी स्वतंत्र राह चुन ली है। दरअसल यूएई चाहता है कि वो बेरोक टोक अपना उत्पादन बढ़ाए और अर्थव्यवस्था को तेल से आगे लेकर जाए। अमेरिका की एक तरफ महंगाई से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ उसके हाथ से अब तेल की कीमतों का कंट्रोल भी निकलता जा रहा है। अब यूएई का ये जो कदम है वो अमेरिका उसका स्वागत तो कर रहा है, लेकिन अंदर खाने उसे डर ये भी है कि अगर ओपेक गठबंधन टूट गया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तो ये कहा जाए चरमरा सकती है। आखिर उसका सुल्तान कौन होगा, कौन कंट्रोल करेगा? क्या ये पेट्रो डॉलर के अंत की शुरुआत है? बताएंगे इसकी पूरी कहानी। तो आइए करते हैं शुरुआत वर्ल्ड नाउ। आइए अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट जंग की। क्या मिडिल ईस्ट की जंग खत्म हो चुकी है और अब शांति ही शांति रहेगी? भाई हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर चारों ओर से जुबानी जंग जारी हो और युद्ध का मैदान तैयार किया जा रहा हो तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि जंग खत्म हो गई? जंग खत्म होने की खबर भले आ गई हो, लेकिन खबर ये आई कहां से? इस खबर की बात हुई है ट्रंप की चिट्ठी से। जी हां, दरअसल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर ट्रंप ने एक पत्र लिखा, सांसदों को बाकायदा बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध हो चुका है खत्म, और इसीलिए संसद से सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी लेने की जो तय समय सीमा है वो उन पर लागू ही नहीं होती। अब व्हाइट हाउस ने इस बारे में अमेरिकी संसद को बाकायदा एक चिट्ठी भेजी है। पॉलिटिको के अनुसार ट्रंप ने कांग्रेस नेताओं को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया कि बीते 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच में कोई गोलीबारी नहीं हुई। ट्रंप ने चिट्ठी में कहा कि 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई शत्रुता अब समाप्त हो चुकी है। उधर सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट के हवाले से ये कहा है कि ये जो कदम है वो इस बहस को शांत करने की कोशिश के तौर पर बताया गया कि इस सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी क्या जरूरी है। 1973 में लागू वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत राष्ट्रपति को सैन्य बल के उपयोग की सूचना कांग्रेस को देनी होती है और कांग्रेस को देने के बाद 60 दिनों के भीतर कार्रवाई समाप्त करनी होती है। अब कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ही वो सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। अमेरिका और इजरायल ने तो भाई 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए। अब ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को कांग्रेस को इसकी औपचारिक जानकारी दी, जिसके अनुसार 60 दिन की समय सीमा 1 मई को समाप्त होनी थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह भी कह दिया कि ईरान के साथ में वार्ता तो अभी भी अनिश्चित है और वो मौजूदा प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने कूटनीति और सैन्य कार्रवाई दोनों के विकल्प एक तरह से खुले रखे हैं। लेकिन आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज करते हुए तमाम बड़ी बातें कही। ईरान ने अमेरिका को एक नया मसौदा, नया प्रस्ताव भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैं ईरानी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हूं, जो बड़ी बातें इस दौरान उसमें कही गई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को पूरी तरह से बिखरा हुआ बताया है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी पूरी तरह से उलझे हुए हैं, यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईरान में बात किससे की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि आंतरिक मतभेद तेहरान की बातचीत की स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। उनके अनुसार नेता आपस में सहमत नहीं, और ये भी स्पष्ट नहीं कि आखिर असली नेता है कौन तेहरान में, जिससे बातचीत हो जाए, और यही और भी ज्यादा जटिल हो रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। वो तस्वीरें अमेरिकी सेना की तरफ से जारी की गई। अमेरिका की सेना की तरफ से जारी की गई जो तस्वीरें, उसके जरिए अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की कि हॉर्मुज और आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अमेरिका गश्त कर रहा है। देखिए, ये अमेरिकी सैन्य ताकत है। अमेरिका के ये तमाम जहाज लगातार आसमान में वहां पर सर्विलांस कर रखे हैं। नीचे आपको पानी नजर आता है, लेकिन ये आग की लपटें इसे कही जा सकती हैं, जो सब एक दूसरे को जलाने पर आमादा है। अब आप ये समझिए कि जिस रूप में अमेरिका की तरफ से वीडियो जारी किया गया, दिखाने की कोशिश की गई कि हॉर्मुज और आसपास के क्षेत्रों में अमेरिका गश्त कर रहा है और बाकायदा नजर रख रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिकों ने नाकेबंदी कर रखी है, और अब तक ईरान से जुड़े कुल 45 जहाजों को वापस मुड़ने पर अमेरिका ने मजबूर भी कर दिया है, यह अमेरिका का दावा है।
और हॉर्मुज के पास में जो घेराबंदी है वो जारी रखे हुए है अमेरिका और वो कंटिन्यू रहने वाली है। अब दरअसल खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से बिल्कुल खुश नहीं है। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी प्रस्ताव का समझौता हो, तो उधर ईरान चाहता है कि उसके प्रस्ताव पर चर्चा हो, लेकिन दोनों के प्रस्ताव को दोनों देश मानने को तैयार ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि ईरान सही समझौता नहीं कर रहा, जानबूझकर समय को एक तरह से टाल रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि ईरान के पास घेराबंदी जारी रहेगी जब तक डील ना हो जाए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं, जब तक जितना वक्त लेना हो ईरान ले सकता है, जब तक समझौता और डील नहीं होगी सैंक्शंस और घेराबंदी जारी रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल ठीक नहीं। Well, we're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. Well, we're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से भेजा गया प्रस्ताव उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनकी चॉइस की उसमें बातें नहीं लिखी गई, उनकी पसंद की उसमें बातें नहीं मेंशन है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दरअसल मीडिया से बातचीत की और इस दौरान संबोधित जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने अब मात्र 2 विकल्प हैं, या तो ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान चला दें या फिर बातचीत के जरिए समझौते का रास्ता अपनाया जाए। दरअसल इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये साफ साफ कह चुके हैं कि ईरान की ओर से आए ताजा प्रस्ताव से वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कई हफ्तों से जारी संघर्ष विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग ठप पड़ी है। ट्रंप ने यह भी बताया कि हाल ही में उन्हें रक्षा अधिकारियों ने विस्तृत ब्रीफिंग दी जिसमें संभावित रणनीतियों पर चर्चा भी की गई। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम जाकर उन पर जोरदार हमला कर दें और हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर दें या फिर कोई समझौता करें, बस यही मात्र 2 विकल्प हैं। हालांकि ट्रंप ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी पहली पसंद कूटनीतिक समाधान है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं तो व्यक्तिगत तौर पर बड़े सैन्य अभियान से बचना चाहूंगा, लेकिन ये विकल्प अभी भी हमारी टेबल पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया, आपको याद होगा, और कहा कि जब फोन करता हूं तो पता ही नहीं चलता कि भाई ईरान में आखिर कौन नेता है। क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे विषय से जुड़ा हुआ, सुनिए ये बयान। It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed, so and so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर तंज कस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ईरान में कोई नेता ही नहीं बचा, बल्कि जो बचे हैं उनमें भी आपस में ही एक तरह से खटपट है। अब पश्चिम मीडिया की माने तो ईरान में 2 खेमे हो चुके हैं। एक खेमा है मुश्तबा अराक्ची और IRGC एक और हो गए हैं, जबकि दूसरी ओर खेमे में राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान और गालिबाफ है। इसीलिए ईरान से समझौते पर अब एक तरह से डील पर बातचीत नहीं हो पा रही। हालांकि कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कह रहे थे। अब ट्रंप ने हाल ही में परमाणु को लेकर भी बयान दे दिया है। परमाणु जो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश रही है, उसे ईरान के परमाणु को कंट्रोल करने की, क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप का, वो भी सुनिए। Cannot give Iran a nuclear weapon. It's all I can say. We'd use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken their Air Force is non-existent. It's gone. Their Navy, they had a very strong Navy. They had the strongest Navy by far in the Middle East, many times over. They have 159 ships. Every single ship is at the bottom of the sea right now. यानी डोनाल्ड ट्रंप
ईरान को लेकर और परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमेशा से बोलते रहे हैं और अब तो ईरान ने अमेरिका पर सीधा सीधा झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। जी हां, आरोप लगा रहा है ईरान और कह रहा है कि अमेरिका जंग को लेकर लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार बरगलाने वाली बात बोल रहा है। अब ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका ईरान युद्ध की असली कीमत करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे अमेरिका को भुगतना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं दरअसल क्या कहा जा रहा है। पेंटागन की जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर ईरान कह रहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है। ईरान का दावा है कि जंग में अमेरिका झूठ बोल रहा है। जो पेंटागन ने आंकड़े पेश किए वो सरासर गलत है। युद्ध के खर्च को लेकर पेंटागन सच को छिपा रहा है, जो सच्चाई है वो बता नहीं रहा। ईरान के अनुसार खर्च 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का दावा है और ईरान तो कह रहा है कि नेतन्याहू दरअसल मुख्य वजह है। नेतन्याहू की वजह से अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ा और खर्च के जो असली आंकड़े हैं वो पेंटागन ने पेश ही नहीं किए। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन की तरफ से ये दावा किया गया कि जंग में मात्र 25 अरब डॉलर खर्च हुए, लेकिन ईरान के अनुसार 100 अरब डॉलर का नुकसान या खर्चा अमेरिका को देखने को मिला है। यानी जंग अब एक तरह से नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुकी है। ईरान कह रहा है कि भाई अमेरिका को जो नुकसान हुआ उसका कारण नेतन्याहू ही है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका को आखिर अभी तक किस किस तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में। अब ईरान से लड़ना ट्रंप को कैसे महंगा पड़ा है वो आपको दिखाते हैं। अगर हथियारों की बात करें तो टॉमहॉक मिसाइल को जरा समझिए। अभी तक बताया जा रहा है 850 टॉमहॉक मिसाइल इस युद्ध में ईरान नष्ट कर चुका है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है। और एक टॉमहॉक मिसाइल की अगर इस 850 टॉमहॉक मिसाइल की बात करें तो अब तक 1700 करोड़ की चपत अमेरिका को एक तरह से लग चुकी है। सिर्फ टॉमहॉक मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा अगर हम F-15E की बात करें जो फाइटर जेट है, अमेरिका की बड़ी ताकत माना जाता है। अब दावा किया जा रहा है ईरान के साथ इस युद्ध में कुल 4 F-15E नष्ट हो चुके हैं और एक की कीमत जब 288 करोड़ है तो 4 की अगर बात करें तो यहीं पर ही 1150 करोड़ का नुकसान अमेरिका झेल चुका है। अब एक और फाइटर जेट की बात कर लेते हैं, KC-135 जिसका नाम है। बताया जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में 8 KC-135 प्लेन नष्ट हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। वो KC-135 प्लेन जिसकी एक की कीमत 694 करोड़ है। अब ऐसे में लगभग 5558 करोड़ का नुकसान अमेरिका यहां पर भी झेल चुका है। ये तो कुछ भी नहीं, MQ-9 रिपर ड्रोन जो कि बड़ी ताकत के तौर पर अमेरिका मानता है, 16 MQ-9 रिपर ड्रोन बर्बाद कर चुका है ईरान। और एक की कीमत जहां पर 277 करोड़ है तो 16 में 4432 करोड़ बर्बाद हो चुके हैं एक तरह से अमेरिका के। F-35 फाइटर जेट का यहां पर इस्तेमाल किया गया लेकिन वो भी नष्ट हुआ। एक F-35 फाइटर जेट की नुकसान की खबर है, बताया जाता है, जिसमें एक की कीमत 277 करोड़ है। तो यहां पर भी अमेरिका को नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर की बात अगर की जाए तो UH-60M हेलीकॉप्टर वो भी नष्ट हुआ। दावा किया जा रहा है एक हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया, 185 करोड़ जिसकी कीमत थी, यहां पर भी अमेरिका को चपत लग गई। अब दूसरी तरफ अब अगर कई और हथियारों की अगर बात की जाए तो उसमें AWACS AWACS का भी जिक्र किया जाता है, जिसमें एक की कीमत 6000 करोड़ है। अब आप ये समझिए उसमें से 2 बर्बाद हो गए तो 12000 करोड़ की चपत यहां पर अमेरिका को लग चुकी है। अब जल्दी से चिनूक हेलीकॉप्टर का भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरे युद्ध में चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल अमेरिका ने किया लेकिन वो भी नष्ट हो गया। दावा किया जाता है कि एक चिनूक हेलीकॉप्टर की मरम्मत या मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो है वो 400 करोड़ है। तो 400 करोड़ की चपत यहां पर भी अमेरिका खा चुका है। और ये एक वो लिस्ट है जो अपने आप में हजारों करोड़ डॉलर की तरफ जाती है और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये लिस्ट अभी भी लगातार लंबी है। कई ऐसे हथियार हैं, कई ऐसा नुकसान है जो लगातार बढ़ता चला गया। और हमने देखा हाल ही में कि किस तरह से बड़ी तैनाती की गई थी, चारों तरफ घेराबंदी की और महीनों से, कई दिनों से यहाँ पर जिस तरह से बड़े सैन्य पोत तैनात हैं, लगातार युद्ध पोत तैनात हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका रखरखाव, यहाँ पर उनका खर्चा, हजारों की संख्या में सैनिकों की मौजूदगी अमेरिका को बहुत महंगा पड़ रहा है। यानी साफ है कि जंग में अमेरिका को जमकर नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक वार्ता शांति तक नहीं पहुंची, संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे। दोनों के बीच में तनातनी जो है आखिर कैसे होगा ये, लेकिन वार्ता सही तरीके से आगे
पहुंचे ये जरूरी है, लेकिन ये हो नहीं पाया। अभी तक कोई डील ही नहीं हो पाई। कितनी बार कोशिश की गई। कहा जाता है कि कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलते हैं और यही हाल अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट में हथियारों की सप्लाई का फैसला लिया। दरअसल मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको ट्रंप ने ईरान को खतरा बताया और हथियार बेचने की एक तरह से बड़ी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। ईरान को खतरा बताते हुए वो कह रहे हैं इन मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से कि हथियार खरीदो, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। अमेरिका ने हथियार की सप्लाई की एक तरह से शुरुआत भी कर दी। जी हां, खबर ये सामने आई है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से 8.6 अरब डॉलर को नए हथियार खरीद को एक तरह से मंजूरी दी गई। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कतर को जाएगा। 4 अरब डॉलर का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को फिर से भरने की मंजूरी दे दी गई। अमेरिका, इजराइल, कुवैत और यूएई को भी अलग अलग हथियार सिस्टम अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। आखिर अमेरिका किसे क्या बेच रहा है मिडिल ईस्ट में, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डील में दरअसल अलग अलग देशों को हथियार दिए गए, ये दावा किया जा रहा है। अब क्या क्या है उसमें? कतर को लगभग $4 बिलियन की हथियार सप्लाई करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, इसके अलावा दावा किया जा रहा है जिसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। $992 मिलियन के प्रिसीजन रॉकेट देने का भी एक तरह से प्लान यहां पर किया गया है। कुवैत को $2.5 बिलियन का इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड सिस्टम भी दिया जा रहा है। वहीं अगर इजराइल की बात करें कुवैत के अलावा, तो इजराइल को करीब $992 मिलियन के एडवांस प्रिसीजन वेपन्स दिए जा रहे हैं। यूएई को $147.6 मिलियन के गाइडेड रॉकेट बेचे गए। अब जो रिपोर्ट सामने आई, उन रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका के हथियारों का स्टॉक काफी खाली हो चुका है और अब यूरोप के कई देश ब्रिटेन, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया को डिलीवरी में भारी देरी का भी सामना करना पड़ेगा। ये सभी देश आरोप लगा रखे हैं कि अमेरिका से सौदा होने के बावजूद अमेरिका हथियार देने में देरी कर रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, एक तरफ तो अमेरिका नए हथियार बेच रहा है, दूसरी तरफ खुद का स्टॉक दबाव में है और इजराइल फिर भी ईरान को लगातार धमकी पे धमकी दे रहा है। और यही कई रिपोर्ट सामने आई थी अमेरिका की तरफ से, जब ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका का खुद का हथियारों का जखीरा, स्टॉक काफी कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जिस रूप में अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को जो सूचनाएं दी जा रही हैं, उनसे हकीकत कोसों दूर है। अमेरिका का इस युद्ध में बड़ा हिस्सा हथियारों का खर्च हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी लंबा वक्त लग सकता है उसको फिर से रिफिल करने के लिए। जाहिर है अमेरिका और ईरान जंग तो थमने वाली नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों ओर से जुबानी जंग जरूर जारी है। कैसे? अमेरिका प्रस्ताव मान नहीं रहा, ईरान लगातार प्रस्ताव पे प्रस्ताव भेज रहा है। अब देखना यह है कि आखिर आगे होता क्या है। डील होगी, बात बनेगी या फिर हमले होंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को विकल्प दिया गया जिसमें बताया गया कि हमला करना है या फिर डील, क्या किया जा सकता है। अब देखना है कि ट्रंप आगे और क्या निर्णय लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। अब हाल ही में जो फैसला लिया गया उसी को देख लीजिए। अमेरिका जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पूरी डिटेल में आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से अमेरिका के जो जवान हैं उन्हें निकाला जा रहा है। वो तस्वीरें क्या सामने आई हैं जिसके जरिए ये समझने की भी कोशिश की जाएगी कि जर्मनी से अमेरिकी सैनिक किस रूप में निकल रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने दरअसल जर्मनी से अपने सैनिकों को तैनात आखिर किया क्यों था जर्मनी में, वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका और जर्मनी के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। पेंटागन ने साफ किया कि वो प्रक्रिया है वो अगले 6 से 12 महीनों में पूरी की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन के प्रवक्ता सीएन पार्नेल के अनुसार ये जो फैसला है वो यूरोप में अमेरिकी सैन्य तैनाती की समीक्षा के बाद लिया गया। हालांकि इस पूरी कटौती के बाद भी जर्मनी में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। इस कदम की जो टाइमिंग है वो दरअसल वो टाइमिंग बहुत खास है, बहुत अहम है, जिससे ये लगता है कि अमेरिका ने ये कदम नाराजगी में उठाया है।
खबर यह है कि जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज चल रहे हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हाल ही में ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति पर खुलकर सवाल उठा दिए थे। दरअसल मर्ज ने कहा था कि अमेरिका के पास में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और ईरानी नेतृत्व ने अमेरिकी वार्ताकारों को अपमानित कर दिया है। क्या कहना था उनका, पहले वो बयान सुनिए। Die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. तो आपने जर्मन चांसलर को सुना। जर्मन चांसलर ने कहा कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो ये पूरा युद्ध हो रहा है, अमेरिका उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। अमेरिका ईरान के साथ में डील फाइनल नहीं कर पा रहा और यहाँ तक कि नेतृत्व तक पर एक तरह से तंज कस दिया गया था। हालांकि वो नेतृत्व पर सवाल था ईरान के, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे अपने ऊपर ले लिया और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज हो गए। जर्मन चांसलर मर्ज के इस बयान के बाद से ही अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और उन्होंने सीधे घोषणा कर दी कि अब वो यूरोप से, जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मर्ज पर हमला किया, जुबानी हमला, और यहां तक कह दिया कि भाई मर्ज को तो कुछ पता ही नहीं है। तंज कसते हुए यह भी कहा कि कोई हैरानी नहीं है कि जर्मनी आर्थिक और दूसरे मामलों में खराब प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि जर्मनी ने इससे पहले ही कुछ ऐसे कदम उठाए जो ये जरूर दर्शाता है कि वो लंबी तैयारी कर रहा है और अमेरिका पर निर्भर रहने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आता। किस रूप में मर्ज पर ट्रंप ने क्या कहा था वो भी सुनिए। But they didn't, which I think was a very, and Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems, he's got energy problems, he's got problems of all kinds, and he's got a big problem with Ukraine because they're in that mess. And he criticized me for doing the whole thing with Iran. But I said, would you like to have a nuclear weapon in the hands of Iran? He said, no, I don't. I said, well, then I guess I'm right. तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। आप देखिए, दरअसल कई रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है उसे लोग उसी रूप में देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ना सिर्फ ये बयान बल्कि यूरोप से या जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर जो उनकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है या बयान दिया जा रहा है, लोग उसे एक तरह से मर्ज के इस बयान के बाद की नाराजगी या खुन्नस के तौर पर ही देख रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इस तरह से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा नहीं कर रहे। 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही 12,000 सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी थी। हालांकि वो घोषणा अभी भी सिर्फ घोषणा मात्र ही रह गई, क्योंकि अभी तक ना उस पर कोई एक्शन हुआ, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनके उस बयान को रिवोक किया जा चुका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह दें, क्या कर दें, उनकी बातों को ना नजरअंदाज किया जा सकता है, ना ही हल्के में लिया जा सकता है, ना ही बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका के रुख को देखते हुए अब जर्मनी ने भी अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। जी हाँ, जर्मनी की जो प्रमुख डिफेंस कंपनी है राइनमेटाल, उनके प्रमुख हैं आर्मिन पेपरगर। उनके अनुसार जर्मनी अब गोला बारूद उत्पादन में अमेरिका से भी काफी ज्यादा आगे निकल गया। कंपनी ने अपने उत्पादन क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, जो यूरोप के बदलते सैन्य समीकरण को साफ साफ दिखाती है। अब रिपोर्ट्स कहती है कि जर्मनी ने मीडियम कैलिबर गोला बारूद का उत्पादन 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया। आर्टिलरी शेल का उत्पादन 70,000 से बढ़ाकर 11 लाख कर दिया गया। और दरअसल ये वही हथियार हैं जो टैंकों में या बख्तरबंद गाड़ियों में या फिर युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब उनके ही प्रोडक्शन को एक तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आप ये समझिए कि जर्मनी लगातार इतने वक्त से डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका के इस रुख को भांप रहा था, और जर्मनी या फिर यूरोपियन कंट्रीज बखूबी जानते हैं कि अमेरिका कब उसके ऊपर से छत्र छाया हटा दे, कब उसका सपोर्ट वापस ले ले, कब अपना सपोर्ट वापस खींच ले, ये कभी भी हो सकता है। और यही वजह है कि कई देश जो अमेरिका पर निर्भर हैं, अब वो अपने आप को मजबूत करने के लिए दूसरे विकल्प देख रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि जर्मनी में आखिर अमेरिका की तरफ से सेना तैनात आखिर की गई तो क्यों।
दरअसल अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में हुआ, उसके बाद जर्मनी में अपने सैनिक तैनात किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था नाजीवाद को खत्म करना, सोवियत संघ यानी कि रूस के विस्तार को रोकना और शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। ये जो तैनाती थी ये नाटो गठबंधन के तहत एक रणनीतिक रक्षक कवच के रूप में आज भी बरकरार है। लेकिन जर्मनी में सैनिकों की तैनाती के कारणों को भी जरा समझिए। इसे एक ऐतिहासिक कब्जे के तौर पर देखा जाता है। इतिहास के पन्नों को जब खंगालेंगे तो आपको जर्मनी में अमेरिका की सैन्य तैनाती के बारे में कई हिस्से, कई अध्याय मिल जाएंगे। दावा किया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो इस दौरान जर्मनी हार गया, जर्मनी की हार हुई। अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हिस्सों पर बड़ा कब्जा कर लिया था और उसके बाद से वहां पर अपने सैनिकों की तैनाती अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई थी। तो ये एक तरह से जो तैनाती है वो ऐतिहासिक कब्जे के तौर पर है। जर्मनी के एक बड़े हिस्से को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में, अपने कब्जे में कर लिया। इससे हुआ ये कि जो सोवियत संघ है उससे भी एक तरह से सुरक्षा की बात हुई, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो इस दौरान जर्मनी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी पूर्वी का जो हिस्सा है या पश्चिमी गुटों का जो हिस्सा है उनके बीच में एक बड़ी सीमा रेखा बन गई। अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को सोवियत संघ से सुरक्षा दे दी। वार्सा पैक्ट हुआ देशों के खतरे से बचाने के लिए। सैन्य तैनाती की सुरक्षा कवच के रूप में बड़ी संख्या में सेना की यहां पर एक तरह से तैनाती कर दी गई। लेकिन सिर्फ इतना नहीं था कि जिस रूप में सोवियत संघ से रक्षा, बल्कि यहां पर नाटो की भी बड़ी भूमिका नजर आई। नाटो सहयोग भी अमेरिका के लिए बहुत अहम था। साल 1949 में नाटो का जब गठन हुआ तो गठन के बाद सैन्य ठिकाने एक तरह से स्थायी हुए। अब नाटो की जो देशों की बात करें तो उसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं और उन तमाम देशों को अमेरिका की तरफ से यह भरोसा दिया गया कि हम तुम्हारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। ये एक पैक्ट किया जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। यूरोप में अमेरिकी प्रभाव बनाए रखना इसका प्रमुख मकसद रहा। भले ही अमेरिका ये कहता रहा हो कि वो नाटो कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेगा, समर्थन देगा, तमाम चीज़ों में एक दूसरे के देशों में साझेदारी बनेगा, लेकिन असली वजह तो ये थी कि अमेरिका चाहता था कि यूरोप में वो अपना प्रभाव बनाए रखे। और यही वजह है कि एक बड़े रणनीतिक अड्डे के तौर पर भी इसे देखा जाता है। जर्मनी में रामस्टीन एयरबेस जो मौजूद है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में सैन्य अभियानों के लिए बहुत अहम केंद्र माना जाता है। दावा किया जाता है कि ये जो हिस्सा है अमेरिका का सैन्य बेस, यहाँ से ही वो पूरे मिडिल ईस्ट पर, पूरे यूरोप को कंट्रोल या पूरे हिस्से को एक तरह से नजर में रखता है। हालांकि समय समय पर, खास तौर से हाल ही के वर्षों में अमेरिका ने जर्मनी से सैनिकों की संख्या को कम करने पर विचार जरूर किया, जिसका मुख्य कारण रहा नाटो सहयोगियों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग और रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव। और खास तौर से मिडिल ईस्ट में अभी हाल ही में जो तनाव रहा, अमेरिका चाहता था, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ इस युद्ध में नाटो कंट्रीज अमेरिका का साथ दे, इजराइल का साथ दे, लेकिन नाटो कंट्रीज की तरफ से क्लियर कट NO नो कह दिया गया, इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा इस युद्ध में वो खुद को झोंकना नहीं चाहते। और बस यहीं से ही डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये बात एकदम बैठ गई, खटका एक तरह से कर गई कि अब जिस रूप में नाटो को समर्थन करता रहा है अमेरिका, उस समर्थन की ना नाटो को जरूरत है, ना अमेरिका को नाटो के समर्थन की जरूरत है। अब आपके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं, आखिर कितने अमेरिकी सैनिक उन जगहों पे मौजूद हैं। अमेरिका के दुनिया भर में लगभग 80 देशों में 750 से ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं और 101,60,000 से लगभग 1,73,000 से ज्यादा की सक्रिय सैनिकों की तैनाती है। और सबसे बड़ी तैनाती तो है जापान में, जहां पर लगभग 53,000 से 61,000, और फिर जर्मनी लगभग 33,000 से 36,000 और दक्षिण कोरिया में लगभग 26,000 एक तरह से सैनिकों की तैनाती है। प्रमुख देश कौन कौन से हैं, यूएस की सैनिकों की संख्या आखिर क्या है, समझिए। जापान में जैसे मैंने आपको बताया 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और जापान में 120 अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 119 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां पर 35,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। इसके अलावा नंबर आता है दक्षिण कोरिया का भी। दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका के 73 बेस
मौजूद हैं। अमेरिका की तैनाती है यहाँ पे जगह जगह सैनिकों की। 26,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं, तैनात हैं। इटली का नंबर आता है। इटली में अमेरिका के 6 अमेरिकी बेसेस हैं, जहां पर 15,000 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों की एक तरह से मौजूदगी है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जहां पर मौजूदगी रहती है। कहां पर कितने सैनिक हैं, ये लगातार लोगों के मन में सवाल है। दावा किया जाता है कई रिपोर्ट्स के अनुसार कि यूनाइटेड किंगडम में 10,000 से लगभग 11,500 सैनिकों की तैनाती है। तो मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो लगभग 30,000 से ज्यादा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। यूरोप में लगभग 68,000 से 70,000 सैनिकों की तैनाती है। और कई ऐसे अगर ठिकानों की बात करें तो जो वो बड़े अहम माने जाते हैं, उनके माध्यम से चाहे बात मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या फिर अन्य उसके आसपास के इलाकों में अमेरिका अपनी पहुंच को मजबूत रखना चाहता है या नजर बनाए रखना चाहता है। अगर कुल सैन्य ठिकानों की बात करें तो लगभग 750 सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के 80 देशों में। और सक्रिय सैनिकों की बात करें तो दुनिया भर में अमेरिकी सैनिकों की सक्रिय सैनिकों की संख्या लगभग 1.3 मिलियन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अमेरिका को यूं ही बड़ी सैन्य ताकत के तौर पर नहीं देखा जाता, यूं ही सुपर पावर नहीं कहा जाता। लेकिन यही जो बड़ी सुपर पावर है, जो बड़ी सैन्य ताकत है, अब अमेरिका इन अलग 750 सैन्य ठिकानों को कम करना चाहता है। अब कम करेगा, वो नाराजगी में है, अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को लेकर कहा जा रहा है, कॉस्ट कटिंग के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का मोह भंग हो चुका है यूरोपियन कंट्रीज से। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का मतलब वाकई में नाटो गठबंधन को परेशान करने या उसे कमजोर करने के रूप में देखा जाता है। साल 2026 के संदर्भ में ये केवल एक सैन्य फैसला नहीं रह गया, बल्कि ये गहरा भू राजनीतिक तनाव भी साफ तौर से नजर आता है। सैनिक वापसी अगर होती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं, तो आखिर उसका क्या संदेश देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? समझिए, उनके इस पूरे एक्शन को लेकर, बयान को लेकर क्या मायने हैं। नाटो एकता पर बड़ा चोट इसे लोग कहते हैं। कैसे? दरअसल जर्मनी में 35,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और ये जो संख्या है वो स्थायी नहीं है। ये संख्या समय समय पर जरूरत के अनुसार बदलती रही है, बदलती रहती है। अब सैनिकों की वापसी अगर होती है तो नाटो की एकता पर इसे बहुत बड़ा प्रहार, बहुत बड़ी चोट मानी जाएगी। जो पूर्वी सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा ढांचे पर सीधा सीधा इसका बड़ा असर पड़ेगा, ये भी माना जाता है। इतना ही नहीं, जिस रूप में अभी ये बयान आया, अब सभी की निगाहें हैं ट्रंप प्रशासन की तरफ और ट्रंप प्रशासन की नाराजगी को एक तरह से इस एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और जर्मनी के बीच में फिलहाल टकराव जारी है, बयानबाजियों का दौर भी जारी है, मनमुटाव तो है ही। ट्रंप अक्सर नाटो के खर्च को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब वो कहते हैं कि भाई नाटो का जो खर्च है आखिर वो अमेरिका ही क्यों उठाए। ईरान संघर्ष में जब साथ देने की बात हुई तो चाहे बात जर्मनी हो या फिर तमाम नाटो देश, उनकी तरफ से मना कर दिया गया और यही नाराजगी, यही मना करना डोनाल्ड ट्रंप के मन को एक तरह से ठेस पहुंचा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई आखिर हम जब साथ देते हैं तो जब हमें जरूरत पड़ी तो नाटो देश क्यों नहीं हमारे साथ। ईरान संघर्ष में साथ ना देने को लेकर भी मतभेद और भी ज्यादा बढ़ते हुए चले गए। ये कहा जाए आग में घी डालने का काम नाटो देश के इनकार ने कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ में, नाराजगी के साथ में भरोसे की कमी, विश्वास की कमी एक तरह से नजर आई, ट्रस्ट डेफिसिट। इस कदम से यूएस और यूरोप के बीच में भरोसे की खाई जरूर बढ़ सकती है। नाटो को कागजी शेर तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और एक तरह से कागजी शेर के तौर पर पेश किया जा रहा है। इससे गठबंधन के सदस्यों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, ये भी दावा किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप पर इसका बड़ा प्रभाव होगा, यूरोप पर इसका दबाव पड़ेगा। अमेरिका ने यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिशें की है। यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं। ये नाटो के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है, ये भी जानकार एक तरह से कह रहे हैं। जर्मनी से अमेरिकी सेना की वापसी नाटो की मजबूती पर सवाल उठाती है और ट्रांस अटलांटिक संबंधों, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास का संकेत भी देती है, जो कि पुतिन जैसे विरोधियों को फायदा पहुंचा सकती है। आपको याद होगा कि हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई, बड़ी लंबी बातचीत।
और बातचीत कोई 10 या 15 मिनट की नहीं थी, ये बातचीत थी करीब 90 मिनट तक की। अब बात यह है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपना कोरा दुश्मन मानते हैं, कभी पुतिन को सीधे सीधे लताड़ते हैं, कई बार पुतिन पर नाराजगी जता देते हैं, लेकिन उसी अपने दुश्मन से जो कि अब मित्र बने हुए हैं उनसे 90 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप गपियाते हैं। क्या पुतिन की वार्ता में इसको लेकर भी रणनीति तैयार हो गई कि नाटो से अपना संघर्ष जो चल रहा है रशिया का, वहां से सेना को कमजोर कर लिया जाए? क्या ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक ऐलान किया ये उसी का एक नतीजा है? एक और डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी से नाराज होने पर अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप क्यूबा पर कब्जे की प्लानिंग भी बना रहे हैं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से लौटते वक्त क्यूबा पर कब्जा करते हुए लौटेंगे, यानी अमेरिका ने मिशन क्यूबा को फतह कर ही लौटने का एक तरह से संकल्प ले लिया है, प्रण ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान क्या कहा है क्यूबा को लेकर, वो भी सुन ही लीजिए। No, Cuba's got problems. We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." No, Cuba's got problems. We'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." ऐसा लगता है अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के राज में या उनके अपने इस पूरे कार्यकाल के दौरान साल 2026 को सिर्फ कब्जे वाला बनाकर रखा है। पहले इस 2026 की शुरुआत हुई थी वेनेजुएला पर कब्जा करने के साथ में, फिर निगाहें गई खासतौर से ग्रीनलैंड की तरफ, फिर उसके बाद में वहां पर अभी बात नहीं बनी, फिर निगाहें चली गई ईरान की तरफ, हमला कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब वहां तक हमारे जहाज गए हैं, जब लौटेंगे तो क्यूबा को भी अपने साथ लेते हुए आ जाएंगे। वहां पर हम यूएसएस अपने अब्राहम लिंकन का रुख मोड़ देंगे और वहां पर भी जो तमाम परिस्थितियां हैं हम उन्हें भी अपने साथ लेकर आ जाएंगे। इस रणनीति के साथ में डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। पिछले कई महीनों से डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की सरकार पर बड़े सुधार करने का दबाव बना रखे हैं और उन सुधारों के लिए बाकायदा अभियान चला रखा है। जी हां, इस दौरान तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार धमकी दी अपनी मांगे बनवाने के लिए। अमेरिका इस द्वीप के खिलाफ सैनिक कार्रवाई कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भले ही हल्के फुल्के या मजाकिया अंदाज में हो, बल्कि एक बड़े इशारे के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि हाल ही के महीनों में अमेरिका क्यूबा सरकार पर बड़े राजनीतिक या बड़े आर्थिक सुधारों के लिए दबाव बनाता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो अमेरिका सैन्य विकल्प पर विचार कर सकता है। उन्होंने अपने भाषण में ईरान का जिक्र करते हुए यहां तक संकेत दे दिया कि अमेरिका एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखाने की स्थिति में है, जिससे यह बयान व्यापक जियोपॉलिटिकल संदर्भ में और भी ज्यादा गंभीर महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ देखने वाली बात यह भी है कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब व्हाइट हाउस द्वारा क्यूबा के प्रति अपनी नीतियों को और सख्त करने के संकेत मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इससे पहले ट्रंप ने क्यूबा सरकार पर प्रतिबंधों को और बढ़ाने के लिए एक बाकायदा एक कार्यकारी आदेश भी जारी कर दिया था। उधर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर लगातार प्लान बना रहे हैं और अब तो ये देखना होगा कि ट्रंप आखिर किन किन मुद्दों पर किस किस देश पर कब्जा करने का या दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, प्लान तैयार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया में आतंक फैलाने वाले का नाम गिना जाए तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप पहले नंबर पर आ जाएंगे। और आज दुनिया में जंग के जो फ्रंट खुले हैं उसके जिम्मेदार भी डोनाल्ड ट्रंप ही नजर आएंगे। हालांकि वो भले ही डिमांड कर रहे हो पीस प्लान की, नोबेल पीस प्राइज की, लेकिन उनके नाम तबाही मचाने में सबसे आगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान ने अमेरिकी हमले के जवाब में एक नया कदम उठाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, अमेरिका पिछले 50 सालों से पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया के आर्थिक जगत पर राज कर रहा था और अब उसे चुनौती मिलने लगी। और जानते हैं, चुनौती देने वाला कोई मजबूत, कोई बहुत बड़ा टॉप 3 कंट्रीज में से नहीं है, बल्कि वो है ईरान। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से केवल उन्हीं जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जाएगी जो या तो चीनी करेंसी युआन में क्रूड ऑयल का बिजनेस करेगा या फिर ईरान की करेंसी में। यानी ईरानी जंग के कारण पेट्रो डॉलर को भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका की बादशाहत डॉलर वाली वो कम होती हुई नजर आती है।
दुनिया के देश तेल खरीदने के लिए डॉलर जमा करते हैं। तेल बेचने वाले देश हैं ओपेक। अतिरिक्त डॉलर को अमेरिकी बॉन्ड्स, शेयर या संपत्ति में निवेश करते हैं। इससे अमेरिका का जो सस्ता कर्ज है वो उन देशों को मिलता है। बजट घाटे की इकोनॉमी चलाने में उन्हें मदद मिल जाती है और डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना रहता है। अब 1970 से 80 के दशक में पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और आज भी वैश्विक तेल व्यापार का 80% हिस्सा डॉलर में ही होता है। चीन, रूस, ईरान जैसे देश अब युआन, रुपए या अन्य करेंसी में तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पेट्रो डॉलर सिस्टम मजबूत है। हालांकि धीरे धीरे चुनौतियां जरूर बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर और विशेष रूप से पेट्रो डॉलर की दशकों पुरानी बादशाहत को अब इस समय कड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल 1970 के दशक से तेल व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में हो रहा है, लेकिन अब कई देश ऐसे हैं जो डॉलर पर अपनी निर्भरता रखना ही नहीं चाहते। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अन्य मुद्राओं की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि पेट्रो डॉलर को चुनौती दी जा रही है। लेकिन पेट्रो डॉलर को चुनौती आखिर है क्यों? इसमें बहुत बड़ी वजह है चीन सऊदी समझौता। चीन सऊदी ने युआन में तेल अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर दिए और ये पारंपरिक डॉलर आधारित व्यापार को सीधी चुनौती देना माना जाता है। अन्य मुद्राओं में भी व्यापार है। रूस और भारत भी अपना व्यापार डॉलर में नहीं कर पा रहे। अब द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार के लिए रुपए या रूबल का उपयोग होता है। वहीं ब्राजील और अगर चीन की बात की जाए तो ब्राजील और चीन के बीच में भी युआन और रियल में ही लेन देन की शुरुआत हो चुकी है। इस कदम से भी डॉलर की मांग बहुत हद तक कम हो गई है। अब ईरान जंग का जो बड़ा संकट है उस पे भी इसकी साफ तौर से छाप नजर आती है। ईरान युआन में तेल खरीदने वाले हॉर्मुज से जाने दे रहा है, यानी जो जहाज ईरान को एक तरह से टोल देगा या जो तेल एक तरह से वो बेचेगा, सिर्फ युआन में ही वो पूरा ट्रांजैक्शन होगा और जो युआन में इसे खरीदेगा उसे ही हॉर्मुज पार करने की अनुमति दी जाएगी। ईरान के इस कदम से अमेरिकी डॉलर को बड़ी चुनौती मिल रही है, यानी अमेरिकी पेट्रो डॉलर को चुनौती मिल रही है और चीन से लेकर रूस तक और अब तक अब ये देखा जाए अब तो ब्रिक्स देश भी डॉलर को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इसका असर आखिर क्या क्या हो सकता है, आइए वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अगर पेट्रो डॉलर कमजोर हुआ तो इसका व्यापक असर पड़ेगा। जानकार कहते हैं कि डॉलर का प्रभुत्व कमजोर हो जाएगा। पेट्रो डॉलर खत्म होता है तो डॉलर की मांग कम हो जाएगी, मार्केट में डिमांड सप्लाई इस पर असर पड़ेगा और इससे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अमेरिकी दबदबा सीधे सीधे प्रभावित होगा। कैसे? दरअसल पेट्रो डॉलर कमजोर अगर होता है तो तेल कारोबार पर अमेरिका का नियंत्रण कम हो जाएगा और इससे अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व भी खतरे में पड़ सकता है। वैश्विक आर्थिक बदलाव कैसे नजर आएगा? क्योंकि एक नई वैश्विक वित्तीय व्यवस्था है, उसके संकेत नजर आते हैं। चीन की मुद्रा या यूरो जैसी अन्य मुद्राओं का भी प्रभाव आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि डॉलर का पूरी तरह से हट जाना अभी बहुत कोसों दूर की बात है, क्योंकि अभी भी वैश्विक भंडार में 58% हिस्सेदारी डॉलर की ही है। यूएई ने आधिकारिक तौर पर 1 मई 2026 से तेल निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का फैसला किया। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था और अब यूएई पर ओपेक की प्रोडक्शन कोटा की पाबंदी नहीं रहेगी। यूएई ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया और अब वो अपनी मर्जी से ज्यादा तेल बाजार में एक तरह से ला सकता है। जब बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल, उसकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए मौजूदा हालात में तो ईरान युद्ध के कारण हो रही अस्थिरता या अस्थिर कीमतों को ऊपर रख सकता है। यूएई के निकलने से ओपेक का दुनिया भर के तेल सप्लाई पर कंट्रोल कम हो जाएगा। अब सऊदी अरब जैसे देशों के लिए कीमतों को अपनी मर्जी से बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खबर तो ये भी है कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण हॉर्मुज में तेल शिपमेंट बाधित हो गया है। यूएई ओपेक के भीतर रहकर ईरान के साथ में एक ही मंच पर रहने में सहज नहीं था, जो सीधे तौर पर उसके तेल निर्यात और बंदरगाहों को निशाना बना रहे थे। अब ईरान को यूएई से कोई आपत्ति नहीं होगी और अपना तेल उत्पाद पर एक तरह से वो लगातार कर सकेगा।
तो आज के लिए वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।